प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी हम कहीं से सुनते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, तो गर्व से सीना चौड़ा भी होता है। लेकिन जब वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं, तो एक निराशा भी होती है कि पूरे विश्व के पटल पर भारत आज आर्थिक तौर पर भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। ऐसे में अगर युग परिवर्तन का समय है और भारत को विश्व गुरु बनना है, तो फिर वो रास्ता कौन सा हो सकता है जिस रास्ते पर चलकर भारत अपने आप को विश्व गुरु बना सकता है। या यूं कहिए कि एकमात्र रास्ता वो कौन सा है जिस रास्ते पर चलकर भारत सुपर पावर बन सकता है। और आज इस वीडियो में मैं उसी पर आपके सामने एक डिटेल एनालिसिस लेकर के आया हूं। दर्शकों, जब हम बात करते हैं भारत के सोने की चिड़िया होने की, तो इसका तात्पर्य लगाया जाता है कि भारत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था। लेकिन हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहीं पर भी इतिहास के अंदर आर्थिक संपन्नता की बात कहीं पर भी नहीं कही गई है। यानी ऐसे किसी राज्य का वर्णन, ऐसे किसी स्थान का वर्णन जहां पर बहुत अथाह पैसा रहा हो, धन की कोई कमी ना रही हो, ऐसा कोई वर्णन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक वर्णन आता है कि रावण की लंका सोने की थी, लेकिन फिर भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके पीछे का लॉजिक क्या था? दर्शकों, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि भारत बौद्धिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर, इन सब में एक उत्कृष्ट उदाहरण था पूरे विश्व के सामने। चाहे अर्थ प्रबंधन हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, या फिर धर्म का अनुसरण हो, इन सब के अंदर भारत ने एक मिसाल कायम की थी, जिसका उदाहरण आता है तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने की हमको पहचान देते हैं। दिव्यास्त्रों का प्रयोग, यानी ऐसे अस्त्र जिन्हें आप अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आधुनिकता के मामले में, शस्त्र के मामले में, सैन्य कार्रवाई के मामले में आधुनिकता चरम सीमा पर थी। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें, तो वहां पर भी हमारे बाल्यावस्था, युवा और उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम, यानी ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिनके बारे में पूरा विश्व उसका अनुसरण करता था। अगर उसके बाद में हम बात करें आरोग्य की, तो आयुर्वेद जैसी चीज भारत ने पूरे विश्व को दी। और आयुर्वेद यानी कि इस शरीर को स्वस्थ रखने की वो पद्धति जिसमें भी भारत श्रेष्ठ था। अगर हम बात करें सामाजिक व्यवस्था की, तो सामाजिक व्यवस्था में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि उनकी योग्यता के आधार पर उनकी आजीविका कैसे चलेगी, समाज में सामंजस्य कैसे बनेगा, इसकी भी एक उत्तम व्यवस्था हमारे यहां पर थी। अगर आर्थिक तौर पर मैं बात करूं, तो आर्थिक तौर पर भी स्वर्ण, रजत, यहां तक कि अगर कोई दान भी कर रहा है तो दान कहां करना है, कुएं बनाने हैं, तालाब बनवाने हैं, बावड़ी बनवानी है, ये ऐसे कार्य थे जो समाज के स्तर पर किए जाते थे, जो समाज के अंदर एक आर्थिक संरचना को मजबूती देते थे। राजनीति की बात की जाए, तो भगवान राम जैसे आदर्श पैदा हुए जिन्होंने राम राज्य की स्थापना कैसे हो इसके संदर्भ में बताया। अगर नीति की बात करनी है, तो भगवान कृष्ण ने उसका उदाहरण दिया। अगर आध्यात्म की बात करनी है, तो शास्त्र ग्रंथों में हमारे वेद, उनकी ऋचाएं इसका प्रमाण है। शास्त्रार्थ होते थे, हर समस्या का समाधान होता था। अगर मनुष्य के भविष्य की चिंता हो, तो ज्योतिष विद्या थी। अगर घर निर्माण की बात है, तो वास्तुशिल्प था। ये तमाम वो चीजें थी जिसका मुकाबला पूरे विश्व के अंदर किसी से भी नहीं था, क्योंकि जो चीज भारत ने दी वो किसी और के पास तो
सोचने में भी नहीं थी जो भारत दे चुका था। ऐसे में इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। गुरु मतलब ज्ञान देने वाला, प्रकाश देने वाला, राह दिखाने वाला, रास्ते पर चलने में मदद करने वाला, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता हो, जो आपके सर्वांगीण विकास में आपकी भूमिका निभाता हो। ऐसे में यहां पर भारत को विश्व गुरु इसी पैमाने पर कहा जाता था। लेकिन जब आज बात करते हैं भारत को सुपर पावर बनाने की, तो लगता है कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे तो शायद सुपर पावर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कारण अमेरिका, चाइना और भी यूरोप और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आर्थिक तौर पर हमसे बहुत आगे हैं। उनका विज्ञान हमसे बहुत आगे है। अंतरिक्ष के मामले में, उनके अनुसंधान के मामले में, रिसर्च के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे बहुत आगे हैं। और जब तक हम उनके पास पहुंचेंगे वो हमसे और आगे हो जाएंगे। लेकिन ये सब भौतिक संसाधनों की परिभाषाएं हैं। यानी आपके जीवन को केवल एक सुगमता देती है, लेकिन आपको आंतरिक उन्नति, आंतरिक प्रगति, विश्व को शांति, जन कल्याण ये नहीं देती है। ऐसे में अगर भारत को सुपर पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो हमें उसी शक्ति को पहचानना पड़ेगा जिस शक्ति के द्वारा हम पहले भी विश्व गुरु थे और आज भी दोबारा विश्व गुरु बन सकते हैं। यानी हमें ज्योतिष के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हर उस क्षेत्र में अपने उसी ज्ञान का लोहा दुनिया को मनवाना है जो कभी हमारे पास हुआ करता था। और ये कोई मशीन से नहीं होगा, ये आधुनिकता से नहीं होगा, ये होगा इंसान के विकास के साथ, यानी उसके आंतरिक विकास के साथ। आज यदि कभी आंतरिक विकास की बात होती है तो हमारे पास केवल एक पैमाना है और वो है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन तो एक शुरुआत भर है, एक रास्ता है भीतर जाने का। लेकिन भीतर जाकर के उस आंतरिक विकास की यात्रा को शुरू करना और इसे एक जन आंदोलन बनाना, ताकि आने वाली पीढ़ियों के अंदर हमारे यहां भी भारत में चाणक्य जैसे लोग पैदा हो सके, अशोक सम्राट जैसे लोग पैदा हो सके, महात्मा बुद्ध, महावीर ऐसे लोग पैदा हो सके, गुरु नानक देव जैसे लोग पैदा हो सके, सप्त ऋषियों जैसे ऋषि पैदा हो सके, ब्रह्मज्ञानी पैदा हो सके, तभी तो भारत अपने उस ज्ञान को इस विश्व को दे पाएगा। ऐसे में यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमारे भारत की जितनी भी परंपराएं हैं, जिन्हें हम सुनते तो आ रहे हैं, जिसकी महानता को हम जानते तो हैं, लेकिन उस चीज को समाज तक कैसे पहुंचा पाए, दुनिया तक कैसे पहुंचा पाए, इसका हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज हम वास्तु की बात तो करते हैं, लेकिन उसका फायदा जन जन तक कैसे पहुंचे, इसका रोडमैप हमारे पास नहीं है। हम आज एस्ट्रोलॉजी को मानते तो हैं, लेकिन इससे जन जन को कैसे फायदा हो, इसका रोडमैप हमारे पास नहीं है। हम तक्षशिला नालंदा की बात तो करते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में उस चीज को कैसे लेकर आए, इसका रोडमैप हमारे पास नहीं है। हम चाणक्य नीतियों की बात तो करते हैं, लेकिन उसे समाज के अंदर कैसे अप्लाई करें, इसकी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। हम धर्मशास्त्रों की बात तो करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति को जन जन तक पहुंचाने का कोई रोडमैप हमारे पास नहीं है। ऐसे में केवल मशीनें लगा लेने से, कारखाने बढ़ा लेने से, जीडीपी बढ़ा लेने से अगर हम ये सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा, तो हम किसी भ्रम में हैं। ऐसे में पहले भी भारत आंतरिक तौर पर, बौद्धिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर और ज्ञान के स्तर पर और लोगों से बहुत ऊपर था, और आज भी हमें उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो भारत को सुपर पावर बना सकता है। इसलिए किसी की नकल करना, किसी सभ्यता के पीछे भागना, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना से ज्यादा जरूरी यह है
कि हम भारत की उन पुरातन सभ्यताओं को, संस्कृति को पुनर्जीवित करें आधुनिक रूप के अंदर, ताकि आज का वर्तमान समय उन लोगों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को सहज रूप से उसे स्वीकार करने पर मजबूर कर सके। जैसे समय की गणना, महीनों की गणना, दिनों की गणना, पक्ष की गणना, ये हमने की, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के अंदर उन लोगों ने इसे एक आधुनिक रूप दिया, और उसका परिणाम यह है कि गणनाएं हमारी हैं, लेकिन विश्व फॉलो उनकी गणनाओं को करता है। 12 महीने होते हैं, लेकिन चैत्र वैशाख ये फॉलो कोई नहीं करता है। हम हिंदुस्तान में करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जनवरी फरवरी फॉलो करती है। हमारे यहां भी 2 पक्ष होते हैं, 30 दिन होते हैं, लेकिन जनवरी में 31, फरवरी में 28, ये फॉलो दुनिया करती है। हमारे यहां पर भी समय होता है, तिथि होती है, लेकिन 24 घंटे का एक दिन होता है, दुनिया इसे फॉलो करती है। कारण कि उन्होंने उसी कैलकुलेशन को इतने आधुनिक रूप के अंदर दुनिया के सामने रखा, जो इतनी आसान थी कि लोगों ने उसे सहज स्वीकार किया। हमारे यहां पर माप की एक प्रक्रिया होती थी, तोला, माशा, लेकिन उन लोगों ने ग्राम और किलोग्राम, उनको उन्होंने लोगों के सामने रखा, लोगों ने सहज स्वीकार किया। हमारे यहां होता था गज, 1 गज 2 गज, उन्होंने मीटर रखा, लोगों ने सहज स्वीकार किया। हमारे यहां होता था इतने मील, उन्होंने इसे किलोमीटर में दिया, लोगों ने इसे सहज स्वीकार किया। हमारे यहां पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से समय शुरू होता था, उन्होंने 1 जनवरी से नववर्ष दिया, लोगों ने स्वीकार कर लिया। कैलकुलेशन उन्होंने हमसे ही ली है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नया किया है। हमारी ही विधाओं को, हमारी ही तरक्की को, हमारी ही सभ्यताओं को, हमारी ही कैलकुलेशंस को उन्होंने सीखा, समझा, उसके आधार पर नए तरीके से पैरामीटर तय करके उनको लोगों के सामने रखा, और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। हमारे यहां भी त्योहार होते हैं, लेकिन लोग उसको भूलते जा रहे हैं, और लोग अब वैलेंटाइन डे, टीचर्स डे, क्रिसमस डे, और डे, ये डे, वो डे, उनको फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहां पर अगर किसी को पूछा जाए भाई दीपावली कब आएगी, तो कैलेंडर देख के बताएगा। उनको पूछे क्रिसमस कब आएगी, 25 दिसंबर। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने आधुनिकता को इस तरह से पेश किया है कि जैसे उसके जनक वही हैं, जबकि वो लिया तो सब कुछ हमसे है। ऐसे में वर्तमान के अंदर भी जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं, उनका एक आधुनिक रूप अब दुनिया को देना ही होगा, तभी हम सुपर पावर बन पाएंगे। और इसके बिना सुपर पावर की कल्पना करना बिल्कुल बेमानी होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको एक ब्रॉड वे के अंदर भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो उसका मात्र रास्ता क्या हो सकता है, यह मैंने आपको बताने का प्रयास किया। क्योंकि ये सब चीजें हमारे पास में, हमारे शास्त्र ग्रंथों में, हमारे अनुभवों में, हमारे रक्त में, हमारे वंश में, हमारी संस्कृति के अंदर हर जगह रची बसी पड़ी है। हमें तो केवल इसे बाहर निकालना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।